नमस्कार आईएएस एस्पिरेंट्स, यूट्यूब व्यूअर्स, पॉडकास्ट लिसनर्स। तो आज हम सिविल सर्विसेज में जो सबसे ज़रूरी हैं कि एथिकल डायलेमा होता क्यों है, सिविल सर्वेंट्स को क्यों मुकाबला करना पड़ता है और कैसे डिसीजन मेकिंग होता है। दूसरा सब्जेक्ट है एथिकल, उस पर ही वो है कि बोनाफाइड मिस्टेक्स सिविल सर्विसेज वाले करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं तो उसका असर, उसके कॉन्सिक्वेंसेज और क्या वो माफ़ कर देनी चाहिए अगर वो सिर्फ बोनाफाइड है। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 2018 का 10 मार्क्स का और 150 मार्क्स का। दिस इज़ डॉक्टर जी सक्सेना, आईएएस ज्ञान बाय डॉक्टर जी। तो आपके लिए एथिक्स GS4 के कुछ क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो ये ग्रुप ए में, सेक्शन ए में है, 5B, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होता क्यों है? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि यही तो उसका काम है, चाहे डेवलपमेंट के लिए हों। अब तो जैसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन है तो PPP में भी डिसीजन लेने होते हैं। तो जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसमें कहीं बायसिंग होगा, उसमें कोई भेदभाव होगा, उसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा, कोई उसमें अपना ग्रीड छुपा होगा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वैल्यूज़ को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कि कहते हैं कहावत, सुनो सबकी करो मन की। मन का मतलब है मन की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़। तो कैसे करेंगे? जो सिखाया जाता है सिविल सर्वेंट्स को कि आपका एक तो एप्टीट्यूड है, वो तो आपका बचपन से बना आया है, एक एटीट्यूड है जो आपको बदलना पड़ेगा सिविल सर्विस के हिसाब से। तो इसमें कई चीज़ें आती हैं कि क्या क्या इशू हो सकते हैं जिसमें एथिकल डायलेमा आ सकता है। एक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, करप्शन होता है, निपोटिज्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी है, इंफॉर्मेशन का लीकेज है, पब्लिक डिलेमाज हैं, पॉलिसी मेकिंग में कुछ बायसिंग है, इन सब में होता है। तो करेंगे क्या? ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने, कभी भी एक चीज़ जब फैसला कर रहे हैं तो सारे ऑल्टरनेटिव सामने रखो। अगर आपके जो सबॉर्डिनेट्स आपको प्रपोजल दे रहे हैं, उनसे कहो सारे प्रपोजल रखो और मुझे बताओ कौन सा बेस्ट है, 1 2 3 4। तो इस तरह से यू विल गो अहेड। तो लिखेंगे कैसे? जैसे कि इन हाउ मेनी केसेस डायलेमा कैन ऑकर, वो मैंने आपको बताया। उसमें कौन सी वैल्यूज आप लगाएंगे? मॉरल, एथिकल, एटीट्यूड, करप्शन, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ये सारी वैल्यूज आएंगी। और फिर उसमें डिसीजन मेकिंग करेंगे, सबको तोल कर, सब चीज़ों को ध्यान से देखकर कि क्या क्या इश्यूज आए हैं, कैसे इश्यूज करना है। एक में एंथनी मैक्री डिमेट्रिस का एक एलर जो सिद्धांत है, उसको मैं चाहूँगा कि आप वो उसको देखें। उसमें क्या कहते हैं कि इट फैसिलिटेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स एंड मॉरलिटी एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एज कॉर्नरस्टोन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। क्या क्या है? 4 हैं। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, नंबर 2 द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, रूल शुड बी द मेन प्रिंसिपल टू फॉलो। थर्ड है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी, डिसीजन लेने में आपको एरर ऑफ जजमेंट ना हो, दबाव ना हो, तभी ऑटोनॉमी चाहिए। और लास्ट है रेस्पॉन्सिवनेस टू सिविल सोसाइटी। इसमें 150 वर्ड्स लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है। और थोड़े से मैं बताना चाहूँगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि अगर आपको दुगना आता है तब भी 150 से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 10 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि आपको सारे सवालात करने होते हैं। ये एक इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने बन सकता है, वो मैं कभी अलग पहले ही बताया, आगे बताता रहूँगा। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में GS4 एथिक्स का
सेक्शन बी में 20 मार्क्स 250 वर्ड्स, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इस तरह से है, ऑनेस्टी एंड uprightness are the hallmarks of a civil servant. The civil servants possessing these qualities are considered as the backbone of any strong organization. In the line of duty, they take various decisions. At times, some become bona fide mistakes. As long as such decisions are not taken intentionally and do not benefit personally, the officer cannot be said to be guilty. Though such decisions may at times lead to unforeseen adverse consequences in the long term, in the recent past, a few instances have surfaced wherein civil servants have been implicated for bona fide mistakes. They have often been prosecuted and even imprisoned. The instances have greatly rattled the moral fiber of the civil servants. How does this question है, how does this trend affect the functioning of the civil servants? Second है, what measures can be taken to ensure the honest civil servants are not implicated for the bona fide mistakes on their part? Justify your answer. अब ये क्वेश्चन आप जस्टिफाई करेंगे, इसमें किस तरह से लिखेंगे? नंबर पहला पार्ट है, हाउ डज दिस ट्रेंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आपने देखा होगा 2014 तक तो सरकार चेंज हुई, उसमें ये नहीं था कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एक पार्टी का जो सत्ता में आ गई, लेकिन एक पॉलिसी पैरालिसिस नाम की चीज़ थी, कुछ स्कैम्स थे, उससे सारा इफेक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि CAG पैरा बन गया, विजिलेंस केसेस हो गए, इम्प्रिजनमेंट हो गया कुछ ब्यूरोक्रेट्स का, कैबिनेट का मंत्री का नहीं होता इतना, हालांकि इस केस में वो भी जेल गए। तो इट अफेक्ट्स वेरी बैडली पॉलिसी पैरालिसिस एट द कॉस्ट ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्ट लोग भी डिसीजन नहीं लिए। दूसरा है लूजिंग करेज, दिस इज हॉल मार्क ऑफ अपराइटनेस जो बताया था वो उस पर अफेक्ट पड़ता है। डिमोरलाइज करना, तो बैकबोन वी गेट वीकेंड, डिसीजन मेकिंग अफेक्टेड, ऑर्गेनाइजेशन शैटर्ड, द होल सिस्टम, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट कोई मिनिस्ट्री। एग्जाम्पल्स ऑफ CAG प्रोसेस, बोल्ड ब्यूरोक्रेट्स फेल टू टेक डिसीजंस, तो ह्यूमिलेशन, डिसरेस्पेक्ट इन सोसाइटी और बोनाफाइड मिस्टेक्स क्यों होती हैं? जब आप एक सोचा हुआ समझा हुआ डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कई तरह से होते हैं। यू हैव टू टेक क्विक डिसीजंस एट द मोमेंट, यू हैव टू टेक वेल थॉट डिसीजन व्हेन पॉलिसी इज टू बी मेड, यू हैव टू टेक relatively quick decision in 3-4 days. You have to submit inquiry report, you have to hold somebody responsible. So these are the things. Are you committing mistakes? Will you ask yourself okay, what could be the consequences if I take one decision? How will it affect the poor man, the society, the administration, and responsiveness of and accountability रहेगी नहीं रहेगी, एक सिस्टम में लोगों का फेथ रहेगा नहीं रहेगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं। और आगे सपोर्ट सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसे पूछा व्हाट शुड बी द सपोर्ट सिस्टम। जुडिशरी फर्स्ट, कि जुडिशरी में अगर बोनाफाइड मिस्टेक्स है तो कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको बरी किया गया है। एक HC गुप्ता हरियाणा चीफ सेक्रेटरी थे, कोल उसमें किया गया। एक और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट थे जो बल्कि बाद में उनको हर बात में उनसे राय मांगते थे दिल्ली हाई कोर्ट। तो ऐसे ऐसे लोग में हैं जो पहले एक्यूज माना गया उनको, लेकिन बाद में जब बोनाफाइड मिस्टेक पता लगी तो दे बिकेम एमकेस्क्यूरी हेल्पर इन द जुडिशल सिस्टम। एक है ऑडिट, CAG पैरा। इसमें देखिए मैं अपनी एग्जांपल बाद में लूँगा कि दो चीज़ें होती हैं। जब आप एक डिसीजन में थोड़ा उम्मीद होती है गलत भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए कि सिविल सर्वेंट्स के लिए है इंटरव्यू में जो जाने वाले, कि भाई अगर आपको बोनाफाइड मिस्टेक होनी ही है, पता है कि हो भी सकती है, तो क्या बात ध्यान रखोगे? मैं बताऊंगा आपको कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऑडिट पैरा बन सकता है, एक आपके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी।
तो अब मेरा पॉइंट ये है कि ऑडिट पैरा बनने दीजिए। अगर आप बहुत सोच समझ के अपने अंतरात्मा से डिसीजन ले रहे हैं, विजिलेंस केस नहीं बनना चाहिए, सॉरी। दूसरा है सोसाइटी। सोसाइटी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका सोसाइटी में आदर नहीं होगा तो बेकार है। फिर पीयर ग्रुप, आपके कोलीग, सीनियर, जूनियर, वो क्या कहते हैं। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर आ गया, मीडिया ट्रायल। वो आपको पहले से ही खतरनाक प्रूव कर देगा, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन लॉन्ग टर्म में अच्छी है तो ये जो मीडिया है हमारा, जर्नलिस्ट हैं, इसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जो दिल से सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो अगर अच्छा काम करेंगे वो आपके पीछे नहीं पड़े, ट्रोलिंग नहीं होगा। फिर है आरटीआई आ गया, एक आ गया सीनियर्स, आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर कर रहे हैं आप डिसीजन के नहीं। सिविल सर्वेंट हैज़ टू गो थ्रू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डिसाइड। तो अब डिफेंस परचेजेज में देखा आपने 10-15 साल का डिले, कोई सामान ही नहीं खरीदा गया क्योंकि सब डरे बैठे थे कि सीएजी पैरा बनेगा, कि राफेल को क्यों दे रहे हो, बोफोर्स को क्यों दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। फिर आपने देखा 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, बोफोर्स स्कैम हुआ, राफेल का चला, डिफेंस परचेजेज में डिले हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, नीरव मोदी, सब आप जानते हैं, और कॉमनवेल्थ 70,000 करोड़ रुपीज़ का इल्ज़ाम लगा। इन सब में ब्यूरोक्रेट्स घबरा गए, हिल गया पूरा सिस्टम। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट भी एक कारण रहा कि कुछ खरीदा ही नहीं गया। फिर फियर ऑफ ऑडिट एंड विजिलेंस, जैसे मैंने बताया, डिमोरलाइजिंग ऑफ रोल, जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं और आपके बाबूज हैं जो आप ईमानदार नहीं हैं, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, कंप्लेंट कराते हैं आरटीआई में, इसमें। तो सब इसके लिए मेजर्स क्या लिए गए, लास्ट पार्ट है आपका। एक तो लेटरल एंट्री एक सरकार ने शुरू की, 40 लोग करीब करीब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे लिए गए, ये देख के कि शायद सिस्टम में सुधार आए। दूसरा है आरटीआई एंश्योर्स फास्ट डिसीजंस एंड ट्रांसपेरेंसी, के फाइल दबी तो नहीं रह गई इसमें, हालांकि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी, बट आरटीआई इज़ द पैनाशिया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर है होता कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 13(1)(d) में उसमें क्रिमिनल जो एंगल था उसे हटा दिया गया कि जब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है तो ये जो क्रिमिनल जो मिसकॉन्डक्ट है उसको जो है हटा दिया जाए। इससे बड़ा रिलीफ हुआ ब्यूरोक्रेट्स को। एक है प्रोटेक्शन ऑफ ऑनेस्ट बाबूज, ये पीएम ने कहा है कि मैं रक्षा करूंगा अगर आप ईमानदार हैं, मुझे बताएं, सिस्टम को बताएं। एक है आईएएस एसोसिएशन कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर लेसर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि आप जैसे पीएम ने कहा है भाई आप मंत्रियों की अगर गलत कहते हैं मत सुनो। इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा मैं दूंगा आपको, मेरे अपने जो सीएम के साथ मैंने काम किया, उन्होंने मुझसे कहा, दिल्ली के सीएम, कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है तो मेरे पास बता दो कि सीएम ने मना किया हुआ है। एंड इट हेल्प मी, इवन एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग मैंने लिख करके उसमें दुकानों पे नहीं किया। सबसे बड़ी सपोर्ट थी, एक मेरे चीफ सेक्रेटरी थे बहुत अच्छे, और एक सीएम, इन्होंने कहा इतना बड़ा सपोर्ट हुआ कि कोई गलत काम नहीं किया। फिर भी कई चीज़ें हुई क्योंकि सबसे करप्ट सिस्टम था लिकर सेल का, शॉप्स थी उसमें। फिर है एनकरेज जूनियर्स के टू टेक डिसीजन, अगर आप सीनियर हैं। फिर लबासना जो मसूरी में है उसमें एक सिस्टम होना चाहिए, इंडक्शन के टाइम, कोचिंग के टाइम, ट्रेनिंग के टाइम, कि उनको सिखाओ कि भाई बोल्ड डिसीजन लो तो सिस्टम तुम्हारे साथ है, गलत मत करो पकड़ जाओगे। फिर है कि मेंसरिया अगर नहीं है और आपका अंतरात्मा की आवाज़ है तो फिर आप गलती नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने डीटीडीसी में मैं एमडी था, कई ऐसे दौर हुए, बल्कि एक बोनाफाइड मिस्टेक होने से बची कि हम ऑर्डरिंग करते थे लिकर की ब्रांड का, उसमें सीबीआई के केस मुझे रिटायरमेंट के टाइम पता लगा और उसमें मुझसे कहा गया, लेकिन वो सोचा समझा। मैं हमेशा फाइल पर पूरी पक्की रखता हूँ। अंडमान में वन आई वॉज सेक्रेटरी, कितने ऑडिट पैरा आए, कुछ आए, लेकिन जब ऑडिट वालों ने पढ़ा, सीएजी वालों ने, कि इतने बढ़िया बढ़िया रीज़न दिए गए हैं,
डिसीजन गलत हुआ लेकिन रीजनिंग ज़बरदस्त था, तो उसमें कोई भी आँच नहीं आई हम पर, किसी पर भी, सारा रिकॉर्ड पर था। फिर जैसे सुपर बाजार, वो इसमें सुपर बाजार में भी ऐसा ही था। दूरदर्शन में CEO प्रसार भारती थे, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दे रखा था एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हम डिसीजन लिए और बड़े बोल्ड डिसीजन हुए, कंप्लेंट्स आई लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। एंड रिटायरमेंट के टाइम सो हैप्पी कि बिना आँच के, बिना बदनामी के और पूरे नाम के साथ रिटायर हुए। तो ये एक फ़ख्र की बात है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो या इंटरव्यू में जवाब देना है, ये डिसीजन लो तो आप 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं, लाइफ में भी इसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।